जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। आज उसको नोट करो सर। जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या जुडिशियल सिस्टम होता है। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में यूनिफाइड है, यानी ये डिवाइडेड नहीं है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों डिवाइडेड हैं। जैसे लेजिस्लेटिव से ही हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। सेंट्रल में एक एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेट में एक एग्जीक्यूटिव होता है। ऐसे ही लेजिस्लेचर में होता है जो कानून बनाते हैं, और स्टेट में अलग लेजिस्लेचर है, सेंटर में अलग लेजिस्लेचर है। स्टेट का लेजिस्लेचर आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है लेजिस्लेचर, और सेंटर में बनता है राज्यसभा, लोकसभा में लेजिस्लेचर बनता है। और जुडिशियल का ये काम है कि जो भी कानून बनाया गया, जो भी लेजिस्लेचर बनाया गया, उसको वो लागू करवाए और उस पर कार्रवाई करे अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा उस चीज़ को। तो आर्टिकल 124 है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा इंडिया का, और उसका एक चीफ जस्टिस होगा, और उसके रिमूवल है, जो टर्म है वो रिमूवल डिक्लेयर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि ये जो मीडिया वगैरह है ये इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ये है सुप्रीम कोर्ट है, ये आर्टिकल 125 में डिफाइंड है। इसके 33 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। तो यानी 34 हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज बैठेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसका बाद में आपको ये भी जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि 1937 में सुप्रीम कोर्ट लाया गया, बना हमारे ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नड इंडिया में, और उसका नाम था फेडरल कोर्ट, ठीक है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो गया आपका 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ इंडिया में, तो हमारा उसको फेडरल कोर्ट को कन्वर्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट काम करता है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 137 पर मेनली। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है, उसको आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है। ये मतलब ये देखता है कि सेफ गार्ड की तरह से काम करता है, गार्जियन की तरह से काम करता है कि आर्टिकल 13 के अनुसार जितने भी लॉज बने हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें, ठीक है ना। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, और इसके तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के अंदर में जा सकते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 5 रिटों के हिसाब से 5 रिट इशू करने की ताकत है उसको। वो रेट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या रेट्स होती हैं, ठीक है ना। फिर आता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 ये डिफाइन करता है कि हर एक सुप्रीम कोर्ट को, मतलब हर एक नहीं, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो एक सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में ये राइट्स हैं कि वो रिव्यू ले सके, अपने डिसीजन को वो वापस रिव्यू ले सके। जो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, वहाँ पर वो रिव्यू ले सके, उनको दोबारा से वो, अगर जैसे कोई जजमेंट हुआ है तो उसको रिव्यू करके उसको अगर चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 है इक्वल राइट्स टू बी कॉल्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये मेरा कहना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट्स आते हैं, स्टेट्स के हाई कोर्ट्स आते हैं, और एक या एक से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हमारे 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो उनका जो हाई कोर्ट है वो वहाँ गुवाहाटी में बैठता है। फिर हाई कोर्ट के अंदर में आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक यूनियन टेरिटरी का भी हो सकता है, जैसे कोलकाता का हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार के, ना कि वो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है, वो अंडमान निकोबार तक को वो जुरिडिक्शन में लेता है अपना, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट के नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिवाइड हो जाते हैं दो में, सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट्स में क्या होता है? सिविल कोर्ट्स में
सिविल कोर्ट्स में आपके जो भी झगड़े हैं, फैमिली के झगड़े हैं या आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे जो मारपीट से अलग जो केस होते हैं वो सिविल कोर्ट में डिसाइड होते हैं। उसके बाद आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में मेनली क्रिमिनल जो ऑफेंसेस होते हैं वो डील होते हैं सेशन कोर्ट में। मर्डर, रॉबरी, ये सब चीज़ें ये यहाँ पर सेशन कोर्ट में डिफाइंड होते हैं। उसके बाद आता है हमारे ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये इनके ऊपर कोई कोर्ट नहीं रहता, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल्स के ऊपर कोई कोर्ट नहीं रहता, इन्हें इक्वल पावर दी गई है जैसे हाई कोर्ट के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकता। ट्रिब्यूनल्स पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पावर नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन इनकी जो महत्ता है वो हाई कोर्ट के बराबर है, ठीक है ना। और जो भी इसका ट्रिब्यूनल का जो भी हेड होता है, जो भी जज होता है वो रिटायर्ड होता है। सुप्रीम मतलब जज होता है वो अपॉइंटेड होता है, जो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो होगा इसका हेड। फिर उसके अंडर में आते हैं सीबीआई कोर्ट आ गए, आपके वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कोर्ट आ गए। और आर्मी के जो कोर्ट्स होते हैं इन पर अलग डिफाइंड होता है, वो जरूरी नहीं कि इनके अलग लॉज होते हैं आर्मी कोर्ट्स के या आर्मी ट्रिब्यूनल्स के, इनके अलग लॉज होते हैं। जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह करना, ये सब आर्मी के कोर्ट्स में आ जाएंगे। सीबीआई का कोर्ट हो गया, तो सीबीआई का कोर्ट भी इसी तहत में आएगा। सीबीआई बना था 1941 में आया था सीबीआई एक्ट में, दिल्ली में, दिल्ली का दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत 1949 में सीबीआई का गठन हुआ। उसके तहत सीबीआई कोर्ट गठित हुआ और उसमें फास्ट ट्रैक्स भी डाल सकते हैं आप कि भाई डिसीजन जल्दी लेना है तो उसके अंदर में फास्ट ट्रैक्स भी आ गए, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका लोक अदालत। क्या होती है लोक अदालत? बना था लीगल एक्ट 1987 के हिसाब से आपकी लोक अदालत डिफाइंड हुई कि भाई आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़्यादा टाइम जा रहा था, ज़्यादा आपके केसेस जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उनका बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव होता है, वहाँ पैसा भी लगाना पड़ता है, कोर्ट फीस होती है, ये सब होता है। लेकिन लोक अदालत में आपकी कोई भी फीस नहीं होती है और यहाँ पर डिसाइड होता है मैरिज और फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं वो लोक अदालत में डिसाइड होते हैं। और पहली लोक अदालत आपकी गुजरात में हेल्ड हुई थी 1982 में। अच्छा, अब जस्टिस सिस्टम का क्या है? तो जस्टिस सिस्टम के अंदर में आपकी पहली तो इन्वेस्टिगेशन, पहले तो किसी के घर कुछ हो गया, मतलब कुछ आपका क्राइम हो गया, और क्राइम होने के बाद वो जाएगा पुलिस स्टेशन में, फिर वो अपनी एफआईआर दर्ज कराएगा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो जो है एसआई जो सब इंस्पेक्टर है वो उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। और रिपोर्ट लिखने के बाद उन्हीं की ड्यूटी होती है, उनके ऊपर एसआई के ऊपर बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की जो ड्यूटी दी गई है वो एसआई को दी गई है। और एसआई क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो फिर एविडेंस इकट्ठा करेगा और कल्प्रिट को फिर चार्जशीट दाखिल करेगा, उस पर धाराएँ लगाएगा, लॉज लगाएगा। जैसे आईपीसी की धारा होती है, आईपीसी के अंडर आपके सीआरपीसी की धारा आती है, तो उस पर धाराएँ लगाएगा और चार्जशीट दाखिल करेगा। चार्जशीट के बाद वो उसको अथॉरिटी मिल जाती है कि भाई इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है और इसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। एक होता है आर्टिकल 22, इसके बाद यहाँ पर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि कोई भी क्रिमिनल या कोई भी सिविल ऑफेंस के खिलाफ कोई भी अगर आया है, आपको पकड़ा गया है, तो उसको विदिन 48 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है उसको। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन का वो है, ट्रैफिक वगैरह है, इसमें क्या देरी होगी इसको काउंट नहीं करते, तो इसका ही जो है इस्तेमाल जो है पुलिस वाले करते हैं, वो एक्चुअली में वो डायल नहीं करते, कई बार चार्जशीट नहीं डाल होती, फिर वो अलग केस है, ठीक है ना। तो फिर वो कल्प्रिट जो है वो आपके मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश होगा 48 घंटे के अंडर में। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोटो एक्ट और बहुत सारे अलग अलग एक्ट हैं जहाँ पर 3 महीने तक आपकी कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर उसको ये डिफाइंड होगा कि आपको चार्जशीट क्या डायल हुई है, आपके ऊपर क्या दाखिल हुई है, आपके खिलाफ क्या चार्जशीट बनी है। अगर वो किसी एक बड़े ऑफेंसिव एक्ट के अंडर में आ रहा है तो फिर आपको 3 महीने तक भी आपको पुलिस को ये छूट मिल जाती है कि वो कल्प्रिट को पेश नहीं कर सकता, और उस केस में खूब डंडे बरसाती है पुलिस, ठीक है ना। तो आपका जो
नॉर्मल ऑफेंस है उसके अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट और जज के सामने आपको 48 घंटे में पेश करना होगा। फिर आपकी ट्रायल चलेगी, जज के सामने आपकी ट्रायल चलेगी, जहाँ पर 3 मेन लोग आते हैं। एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है जो कि ये डिफाइन करता है कि भाई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है और वकील होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है। फिर जिसके खिलाफ केस जो कल्प्रिट है वो भी अपना एक लॉयर कर सकता है, जिसको बोलते हैं डिफेंस लॉयर। उसके बाद एक जज होता है। तो 3 हो गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। जज ये डिसाइड करता है कि इस पर ये आरोप सिद्ध होते हैं, एविडेंस वगैरह सारी चीज़ देखकर और जो भी आर्गूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको देखकर जज ये डिसाइड करता है कि ये कन्विक्ट है कि नहीं। अगर वो कन्विक्ट है तो उसे जेल भेज देते हैं। अगर इज नॉन कन्विक्ट, अगर उन्होंने कोई दोष नहीं सिद्ध होता उस पर, तो उन्हें क्या करता है, फ्री कर देता है कोर्ट। और उसके बाद अथॉरिटी ये भी रहती है कोर्ट के पास कि भाई वो उसे मुआवजा वगैरह दिलवाए या जो कुछ करवाए, वो अलग बात है। तो आपका जो मेजर जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिया में वो इस खाके पे तैयार हुआ है। ये एक यूनिफाइड खाका है, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है जिसके तहत आपको लॉ मिलता है। अगर आप सिविल कोर्ट में गए हैं, सेशन कोर्ट में गए हैं और आपको लॉ नहीं मिला और आपको लगता है आप केस हार गए हैं, आपके साथ अन्याय हुआ, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कीजिए। वहाँ पर अगर नहीं मिलता तो फिर आप हाई कोर्ट में अप्लाई कीजिए। वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया कि पार्ट 3 में जो है आपके फंडामेंटल डिफाइन किए गए 14 से लेके आर्टिकल 14 से लेके और आर्टिकल 35 तक आपके जो वो डिफाइन किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए हैं। तो उनके अगर उन पर आपको लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाबा रामदेव जो हैं वो किसी मेरे ख्याल से 2012 की थी शायद वो केस। उस दौरान बाबा रामदेव जी ने बहुत वो करा, आपका वो अनशन वगैरह करा और प्रोटेस्ट किया रामलीला ग्राउंड में। और फिर वहाँ पर हुआ कि बाबा जी जो हैं रात में 10 बजे पुलिस आ गई और 10 बजे पुलिस ने आकर उन्हें वो लगवा दिया। बाबा जी पहली बार जो है सलवार कूद में पहली बार भागे वहाँ से। लेकिन बाबा रामदेव जी ने एक बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये मेरी सोने की जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जा रहा है। यानी मुझे आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 22 तो ये हो गया कि आपको पेशी करनी है, देनी है, आपको 48 घंटे के विदिन आपको पेश करना है मजिस्ट्रेट पर। लेकिन आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको अगर लाइफ के आर्टिकल्स, मतलब लाइफ के जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे सोना, बोलना और सांस ले, शुद्ध हवा में सांस लेना, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि भाई ये तो मेरी नींद का हनन है, ये इस तरह से पुलिस नहीं कर सकती कि भाई मेरी नींद को खराब करे। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक स्वस्थ नींद लेना भी एक मानव का अधिकार है। और उस तहत में आर्टिकल 21 में स्वस्थ निंद्रा भी ऐड की गई और ये कहा गया पुलिस को, ये निर्देश दिया गया दिल्ली पुलिस को कि आप 10 बजे से के बाद किसी के घर में नहीं जाएंगे अरेस्ट के लिए। ठीक है ना। तो ये थे आपका स्ट्रक्चर और आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बने रहिए राम ट्यूटोरियल के साथ और पढ़ते